पुस्तक तंबाकू एक दुर्व्यसन। लेखक वेद मूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। नशा का अर्थ किसी ऐसी वस्तु का सेवन करना माना जाता है जिससे मनुष्य की स्वाभाविक बुद्धि स्मृति में अंतर पड़कर किसी प्रकार की अस्वाभाविक उत्तेजना उत्पन्न हो जाए, मनोवृत्तियां अस्त व्यस्त होने लगें। यह उत्तेजना तीव्र, मध्यम अथवा मंद कई प्रकार की हो सकती हैं। जब नशे की मात्रा बढ़ जाती है अथवा प्रयोगकर्ता किसी कारणवश उसकी तीव्रता को सहन करने में असमर्थ होता है, तो उसका परिणाम बुद्धि और स्मृति का न्यूनाधिक मात्रा में नाश होना होता है। यह आरंभ में तो अस्थायी और सामयिक होता है, पर जब कोई व्यक्ति लगातार उसमें संलग्न रहता है और मानसिक हीनतावश उसे अधिकाधिक बढ़ाता जाता है, तो उसके दिमाग में स्थायी निर्बलता और अन्य प्रकार के दोष भी उत्पन्न हो जाते हैं और वह अपने नित्य नैमित्तिक कर्तव्यों के पालन में असावधानी बरतने लगता है। नशे के प्रभाव से मनुष्य के शरीर, मन तथा बुद्धि तीनों पर हानिकारक असर पड़ता है और इनका स्तर लगातार घटिया बनता जाता है। इस प्रकार नशा मनुष्य के पतन का एक ऐसा मार्ग है जिसे मनुष्य अपनी मूर्खता अथवा गलती के कारण स्वयं ही ग्रहण करता है और उसके द्वारा अपने पैरों आप कुल्हाड़ी मारता है। वास्तव में जितने भी नशे होते हैं वे एक प्रकार के हल्के या भारी विष होते हैं। यह दूसरी बात है कि साधारण बोलचाल में विष का अर्थ उस पदार्थ से समझा जाता है जिससे मनुष्य की तत्काल मृत्यु हो जाए अथवा उसकी अवस्था सांघातिक बन जाए, पर वैज्ञानिक व्याख्या के अनुसार वह प्रत्येक द्रव्य या वस्तु विष ही है जो मानव शरीर का स्वाभाविक अंश नहीं बन सकती और उसके भीतर पहुंचकर उसकी क्रिया को दूषित बनाती है। प्रत्येक नशे के पदार्थ में ऐसे तत्व प्रत्यक्ष रूप में पाए जाते हैं जिनका यदि शुद्ध रूप में प्रयोग किया जाए तो उससे मनुष्य की तत्काल या शीघ्र ही मृत्यु हो सकती है। उदाहरणार्थ अफीम का सेवन नशा के रूप में भारत तथा चीन में आमतौर से किया जाता है, पर कितने ही लोग आत्महत्या करने के उद्देश्य से उसे कुछ अधिक परिमाण में खाकर मर भी जाते हैं। शराब में अल्कोहल नामक तत्व स्नायुओं और झिल्लियों को गलाकर शरीर को हानि पहुंचाता रहता है और अधिक मात्रा में प्रयोग करने पर मृत्यु को समीप ला देता है। बिल्कुल साधारण वस्तु समझी जाने वाली तंबाकू में निकोटीन, प्रोसीन, एसिड, कार्बन मोनोऑक्साइड ऐसे तीव्र विष पाए जाते हैं जिनको यदि पृथक करके कुछ रत्ती या माशे की मात्रा में ही मनुष्य अथवा अन्य कुत्ता, बिल्ली, गाय आदि प्राणियों को दिया जाए तो तत्काल उसकी मृत्यु हो सकती है। जैसा हमने बतलाया है कि नशेबाजी का मुख्य कारण मूर्खता अथवा पतन की मनोवृत्ति ही है। मनुष्य जहाँ अन्य सब प्राणियों की अपेक्षा बुद्धिमान प्राणी समझा जाता है, वहाँ उसकी बुद्धि के अहंकार में आकर वह प्रकृति के विरुद्ध चलकर अपनी हानि भी कम नहीं करता। साथ ही उसमें एक ऐसी प्रवृत्ति भी पाई जाती है जिससे वह ऊपर उठने के बजाय पतन की ओर बहुत जल्दी आकर्षित होता है। यही कारण है कि प्रकृति में पढ़े लिखे, सभ्य, शिष्ट और बड़े चतुर तथा बुद्धिमान दिखलाई पड़ने वाले व्यक्ति भी सहज में शराब और तंबाकू जैसे दुर्व्यसनों से ग्रस्त हो जाते हैं। वैसे वे इनको एक फैशन या शौक के रूप में ही करते हैं अथवा इन्हें एक प्रकार का मनोरंजन का साधन बतलाते हैं, पर वास्तव में यह होती उनकी कमजोरी ही है। ना समझ लोग नशों से उत्पन्न होने वाली उत्तेजना या नकली स्फूर्ति को भी लाभ समझ बैठते हैं। जैसे शराब पीते ही शरीर में एक सनसनी पैदा हो जाती है और उसके भ्रम में पड़कर मनुष्य अपनी वास्तविक शक्ति को भूलकर बड़ी फुर्ती और तेजी से काम करने लग जाता है, पर वह ऐसा ही होता है जैसा किसी घोड़े को चाबुक मारकर उसकी ताकत से अधिक तेज दौड़ाना। इसका परिणाम यह होता है कि जब नशे का असर मिट जाता है तो मनुष्य को पहले से कहीं अधिक थकावट और कमजोरी मालूम पड़ने लगती है।
वास्तव में किसी भी नशे से मनुष्य की शक्ति नहीं बढ़ सकती। केवल शरीर की संचित शक्ति में एक उबाल सा पैदा होकर वह शीघ्र ही खर्च या बर्बाद हो जाती है और तब मनुष्य खोखला होकर पहले से भी अधिक पस्त और कमजोर होकर पछताने लगता है। धीरे धीरे नशेबाज को उस पदार्थ का इतना अभ्यास हो जाता है कि वह उसकी आदत का एक अंग ही बन जाता है। इतना ही नहीं कि वह उससे किसी प्रकार की हानि या कुप्रभाव का अनुभव नहीं करता, वरन वह ऐसी स्थिति में पहुंच जाता है कि बिना उस नशीले पदार्थ के सेवन किए उससे काम ही नहीं होता और अधमरा सा होकर पड़ा रहता है। जैसे ही उसे अपना अमल मिल जाता है, वह चैतन्य हो जाता है और बड़ी प्रसन्नता तथा दिलचस्पी का भाव प्रकट करने लगता है। तब उसकी दशा ऐसे अड़ियल टट्टुओं की सी हो जाती है जो मार खाते खाते अपनी स्वाभाविक गति और शक्ति को खो बैठते हैं और केवल डंडा और चाबुक खाकर थोड़ा बहुत चलते हैं। नशा कोई भी हो, पर वह शरीर को हानि पहुंचाने वाला, मन को खराब करने वाला और धन को बर्बाद करने वाला ही होगा। बुद्धि को खराब करना तो उसका सबसे पहला काम है। भारतवर्ष के सर्वप्रथम आयुर्वेद के ग्रंथ चरक संहिता में लिखा है, बुद्धि लुम्पति यद्द्रव्यम मदकारी तदुच्यते। अर्थात जो पदार्थ बुद्धि समझ में बिगाड़ पैदा करता है, उसका लोप कर देता है, वही मदकारी नशीला कहा जाता है। शराब, ताड़ी, अफीम, भांग, गांजा, तंबाकू आदि सब इसी श्रेणी की वस्तुएं हैं। यह अवश्य है कि इनमें से कोई जल्दी अपना घातक प्रभाव प्रकट करती है और किसी का असर धीरे धीरे पड़ता है। लोग शराब को अधिक बुरा और बीड़ी सिगरेट को साधारण समझते हैं, पर यह मान्यता भी सर्वथा सत्य नहीं है, क्योंकि तंबाकू शराब की अपेक्षा कम खर्च की और सहज में प्राप्त हो सकने वाली जान पड़ती है। इसलिए उसका व्यसन लग भी जल्दी जाता है और इसी से उसने आज समाज में, कम से कम भारतीय समाज में, बहुत व्यापक रूप धारण कर रखा है। उससे करोड़ों मनुष्यों के शरीर, समय और धन का निरंतर अपव्यय होता रहता है और लोग अनजाने ही तरह तरह की पतनकारी प्रवृत्तियों में फंसते चले जाते हैं। इस दृष्टि से तंबाकू या धूम्रपान एक बहुत बड़ी सामाजिक और व्यक्तिगत बुराई है, जिसके दोषों को समझना और उससे बचने का प्रयत्न करना प्रत्येक समझदार और अपना हित चाहने वाले मनुष्य का कर्तव्य है। तंबाकू का भारतवर्ष की साधारण जनता में प्रचार हुए लगभग 300 वर्ष ही हुए हैं, पर इतने समय में ही वह नगरों और गांवों में ही नहीं, जंगलों तक में पहुंच गई है। भील, संथाल, कोल जैसे अर्ध सभ्य या असभ्य आदिवासी लोग भी इसके चंगुल में बुरी तरह फंसे हुए हैं। उन लोगों को चाहे खाने को भरपेट रोटी न मिले और कपड़े के नाम पर एक फटी लंगोटी ही उनके शरीर पर हो, पर दिन भर में 2-4 रुपए की बीड़ी या सूखी तंबाकू वे अवश्य पिएंगे। इस प्रकार इस देश के निवासी 300 वर्षों में न जाने कितने अरब रुपया इस सत्यानाशी कुटेव के कारण फूंक चुके होंगे और न जाने कितना जहर अपने शरीर में ग्रहण कर चुके होंगे। लोग तो तंबाकू को एक मनोरंजन या तबीयत खुश करने की चीज समझते हैं। इनको मालूम नहीं कि तंबाकू का जहर इतना तेज होता है कि यदि खरगोश की जीभ पर या चूहे के शरीर पर उसकी एक बूंद डाल दी जाए तो तत्काल उनकी मृत्यु हो जाएगी। इस जहर को यदि मनुष्य के शरीर के ऊपर लगा दिया जाए तो सिर का चक्कर खाना, उल्टी आना आदि लक्षण पैदा होकर मनुष्य बीमार हो जाएगा। यदि इसकी 3-4 बूंद खा ली जाए तो मनुष्य की मृत्यु भी हो सकती है। आजकल यह कहा जाता है कि तंबाकू का धुआं फेफड़े में जाकर कैंसर पैदा कर देता है, पर वास्तव में वह फेफड़े तक ही सीमित नहीं रहता। फेफड़ों का मुख्य काम खून को साफ करना है, इसलिए तंबाकू का असर हमारे खून पर भी पड़ता है और उस विष को समस्त शरीर में फैला देता है। तंबाकू का अन्य प्रकार से सेवन करना, जैसे सुरती के रूप में खाना या नाश के रूप में सूंघना, भी कम हानिकारक नहीं है। चिकित्सा शास्त्र के मतानुसार तो इस प्रकार तंबाकू का कच्चे रूप में सेवन करना धूम्रपान से भी अधिक नुकसान पहुंचाता है।
क्योंकि उस दशा में तंबाकू का विष निकोटीन ज्यादा मात्रा में शरीर के भीतर प्रविष्ट होता है। इस दृष्टि से इस देश के जो स्त्री पुरुष पान के साथ जर्दा सुरती खाने के आदी हो जाते हैं, वे अपने स्वास्थ्य को बहुत हानि पहुंचाते हैं और उनकी पाचन क्रिया खराब होकर शरीर में तरह तरह की बीमारियां और निर्बलता घर कर लेती है। तंबाकू और सुपारी एक साथ मिलाकर खाने से मुंह का कैंसर हो जाता है, जिससे स्वास्थ्य नष्ट होकर मृत्यु की आशंका बढ़ जाती है। मैनपुरी तंबाकू के नाम से प्रसिद्ध तंबाकू मिश्रित सुपारी के लच्छों का व्यसन लग जाने से उत्तर प्रदेश के अनेक नगरों में लाखों व्यक्ति अपने धन के साथ स्वास्थ्य की बलि भी चढ़ा चुके हैं। इसकी भयंकरता के प्रकट होने पर मैनपुरी तंबाकू के खिलाफ एक बड़ा जनमत उठ खड़ा हुआ था और अब शायद उसके प्रचार में पूर्वापेक्षा कुछ कमी हो गई है। कुछ समय पूर्व भारतीय कैंसर सोसाइटी के एक प्रसिद्ध चिकित्सक डॉक्टर DJ जुस्सावाला ने यह सम्मति प्रकट की थी कि यूरोप और अमेरिका में सिगरेट अधिक मात्रा में पी जाने से वहां पर फेफड़े के कैंसर की अधिकता देखने में आती है, पर भारतवर्ष में पान के साथ सुपारी और तंबाकू चबाने का व्यसन बहुत बड़े रूप में फैला हुआ है। उसके फलस्वरूप गले का कैंसर अधिक होता है। हमारा भारतवर्ष पहले आर्यावर्त कहलाता था। आर्यावर्त का अर्थ होता है सभ्य आदमियों का देश, सुसंस्कृत, शिष्ट, ईमानदार, सद्विचार वाले, सतमार्ग पर चलने और संसार को चलाने वाले ऋषि मुनियों का देश। इसमें दूध घी की नदियां बहती थीं। यहाँ के लोग जीवन जीने की कला को स्वयं ही नहीं जानते थे, वरन संसार को जीवन जीने की शिक्षा देते थे। यहाँ विदेशों के लोग अध्यात्मवाद सीखने आया करते थे और विद्या अध्ययन करके अपने देश में सद्ज्ञान का प्रचार किया करते थे। यह वह देश था जिसमें साधु संत और ऋषि मुनि ही नहीं, वरन प्रत्येक गृहस्थ तक नित्य प्रति यज्ञ किया करते थे, जिससे उनके विचार ही सात्विक नहीं बनते थे, वरन यज्ञों से वायुमंडल शुद्ध, पवित्र और सुगंधित रहता था। इस देश के नागरिकों के आचार विचार, खान पान, रहन सहन सभी सात्विक थे। सब लोग परस्पर प्रेम पूर्वक रहते थे और वेदों में वर्णित जीवन प्रणाली के अनुसार वर्णाश्रम धर्म का पालन किया करते थे। इस देश में न तो कोई मांसाहारी था, न कोई मद्यपान करता था, न कोई किसी प्रकार का धूम्रपान करता था, न कोई चोरी करता था। इस प्रकार आर्यावर्त के रहने वाले का जीवन सभी दृष्टियों से शुद्ध, पवित्र एवं मितव्ययी होता था। इस देश के निवासियों के जीवन का मूल मंत्र था सादा जीवन और उच्च विचार। इसी महामंत्र के आधार पर इस देश के ऋषि मुनि जीवन के शाश्वत सत्य को वेदों के रूप में संसार को प्रदान कर सके। हम भारतवासी आज भी अपने आप को आर्यों की संतान और वेदों को भगवान की कृति मानते हैं। उनका जीवन क्रम सभी क्षेत्रों में, सभी दृष्टियों से नीचे गिर गया है। आज न हमारे समाज में जनहित की भावना है और न स्वहित की ही। हमारा जीवन पूर्ण रूप से नहीं तो बहुत कुछ अंश में दूसरों की नकल करने वाला हो गया है। आज हम खाते हैं तो विदेशियों की तरह, वस्त्र पहनते हैं तो विदेशियों के जैसे, यहाँ तक कि अब हम में बहुत से लोग चलते फिरते कारखाने बन गए हैं। जिस प्रकार कारखाने और फैक्ट्रियों की चिमनियों में हर समय धुआं निकलता रहता है, उसी प्रकार हमारे ये हजारों लाखों ही नहीं वरन करोड़ों की संख्या में भाई बहन, युवक युवतियां, बुढ़े बुढ़िया, यहाँ तक कि छोटे छोटे किशोर बालक तक धूम्रपान करने लगे हैं। आप जहाँ 4 आदमियों को इकट्ठा बैठा देखेंगे, वहां ही उनमें किसी न किसी को धुएं के बादल बनाते देख सकते हैं। बस में बैठे हों, रेल में बैठे हों, पानी के जहाज में अथवा हवाई जहाज में चल रहे हों, सब जगह यदि आप धूम्रपान नहीं करते हैं तो आपका बैठना दूभर हो सकता है। कारण कि आपके पास बैठे लोग बीड़ी सिगरेट का दूषित धुआं आपके चारों ओर फेंकते रहेंगे। पढ़े लिखे और साफ वस्त्रधारी कागज की सिगरेट फूंकते रहते हैं, तो गरीब लोग जिनके तन पर साबुत वस्त्र भी नहीं होते, बीड़ी के कश पर कश खींच खींच कर बस अथवा रेल के डिब्बे को धुएं से भरते रहते हैं।
कभी कभी तो यह धुआं इतना भर जाता है कि धूम्रपानी लोगों को स्वयं सांस लेना कठिन मालूम होने लगता है। धूम्रपान न करने वाले की हालत क्या होगी, जरा सोचकर तो देखें। पुस्तक तंबाकू एक दुर्व्यसन, लेखक वेद मूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। भारत में अकबर बादशाह से पूर्व तंबाकू का पता नहीं चलता है। कहा जाता है कि जब अकबर के दरबार में वर्नेल नाम का एक पुर्तगाली आया तो उसने अकबर बादशाह को तंबाकू और एक जड़ाऊ बहुत सुंदर बड़ी सी चीलम भेंट की। बादशाह सलामत को चीलम बड़ी पसंद आई और उन्होंने चीलम पीने की तालीम भी उसी पुर्तगाली से ली। अकबर को धूम्रपान करते देखकर उसके दरबारियों को बहुत आश्चर्य हुआ और उनकी इच्छा भी तंबाकू के धुएं को गले में भरकर बाहर फेंकने की हुई। इस प्रकार भारत में सन 1609 के करीब धूम्रपान का श्री गणेश अकबर बादशाह के दरबार से प्रारंभ हुआ। अन्य लेखकों का मत है कि तंबाकू को सबसे पहले अकबर बादशाह का एक उच्च दरबारी बीजापुर से लाया और उसे सौगात के तौर पर बादशाह को भेंट किया। हिंदुस्तान में लोगों ने तंबाकू को चीलम में रखकर पिया। अमेरिका के लोग तंबाकू को बीड़ी की तरह पत्तों में लपेटकर पीते थे, परंतु यूरोप के लोगों ने तंबाकू को कागज में लपेटकर पिया, जो सिगरेट कहलाई। इस प्रकार तंबाकू भारतवर्ष की वस्तु नहीं है, वरन इस देश में यूरोप निवासियों द्वारा लाई गई और प्रचारित की गई। वे लोग ही तंबाकू के पौधे भारत में लाए और यहाँ भी तंबाकू की खेती होने लगी। तब फिर यहाँ तंबाकू खाने, पीने और सूंघने तीनों प्रकार के काम में आने लगी और इसका इतना प्रचार हो गया कि अब गांव-गांव और नगर-नगर सर्वत्र यह पिशाचिनी तंबाकू अनेकों रूपों में, भेषों में मौजूद रहती है। सिगरेट का नशा इतना तीव्र नहीं होता, परंतु निश्चित रूप से तंबाकू में मिली हुई निकोटीन फेफड़े को विदीर्ण करके इतना बेकार, अशक्त बना देती है कि धूम्रपान रात दिन कलेजे को पकड़कर खुल खुल कर ही करता रहता है और चारों तरफ थूक थूक कर अपने आसपास के स्थान को नरक तुल्य गंदा कर देता है। थूक के छोटे छोटे कण थूक के संग उनके कपड़ों और शरीर को बराबर गंदा करते रहते हैं। जिस प्रकार भंग व शराब मुंह को लग जाती है, उसी प्रकार बीड़ी सिगरेट होठों को लग जाती है। जब तब ओठों में सिगरेट बीड़ी दबी न रहे, पीने वाले को चैन ही नहीं पड़ता। अगर कभी सिगरेट नहीं होती तो वह अपने होठों के बीच अपनी उंगलियां ही दबाए रहता है। सिगरेट पीने वालों के होंठ नीले पड़ जाते हैं, मुखाकृति खराब हो जाती है और नीचे के होंठ लटक पड़ते हैं। 1603 में जब स्पेन वाले पराग्वे के किनारे उतरे तो वहां के मूल वासियों ने उनके ऊपर ढोल बजाकर चढ़ाई कर दी। उन्होंने कोई अस्त्र शस्त्र नहीं चलाए, वरन एक प्रकार की पत्ती चबाते और उसका रस स्पेन वालों की आंखों में थूक देते थे। ये पत्तियां तंबाकू की थीं। पराग्वे निवासियों का मतलब था कि तंबाकू का रस स्पेन वालों की आंखों में पड़ जाए और वे अंधे हो जाएं। तंबाकू को घर में रखने से एक प्रकार की जहरीली गैस बनती है और वह हवा में मिल जाती है। तंबाकू का पानी निकालकर 2-4 बूंदे बहुत तेज जहरीले सांप के मुख में डाल दी जाएं तो वह छटपटा कर मर जाएगा। तंबाकू का जहर निकालकर मकान में छिड़क दिया जाए तो उससे कीड़े मकोड़े मर सकते हैं। 10 फीट लंबे 10 फीट चौड़े अर्थात 100 घन फीट मकान के वातावरण को एक ही धूम्रपानी खराब कर देता है। इसी तरह तंबाकू खाने वाले थूक थूक कर, हुक्का पीने वाले हुक्के के पानी से भी अपने जीवन में सैकड़ों गज जमीन को गंदा और दूषित बना देता है। आधा सेर तंबाकू से निकलने वाला जहर 300 आदमियों की मृत्यु के लिए पर्याप्त है। निकोटीन की एक ही बूंद से घर का वायुमंडल दूषित हो जाता है। तंबाकू खाने वाले, पीने वाले दुनिया के साथ बहुत बड़ा अन्याय करते हैं, चोर, डाकू, लुटेरों से भी अधिक, क्योंकि वे लोग तो अधिकतर धन को छीनते हैं, किंतु तंबाकू पीने वाले तो मनुष्य के तन मन को बड़ा नुकसान पहुंचाते हैं, जो धन से भी बहुत बड़ा है। तंबाकू में 4 प्रकार के पदार्थ होते हैं जो मानव स्वास्थ्य के लिए विष का काम करते हैं। 1. निकोटीन,
2 कोलतार, 3 आर्सेनिक और 4 कार्बन मोनोऑक्साइड अथवा कोयले की गैस। प्रथम बार जब कोई आदमी सिगरेट का कश लगाकर उसके धुएं को अपने फेफड़ों में भरता है तो उसका दम घुटता है, खांसी आती है और कै हो जाती है। कारण यह है कि धुएं में निकोटीन का विष फेफड़ों की स्वाभाविक स्थिति पर चोट पहुंचाता है। हम सिगरेट का धुआं अपने फेफड़ों में भरकर फेफड़ों के प्राकृतिक कार्य में बाधा उत्पन्न करते हैं। निकोटीन नामक विष जो तंबाकू में प्रधान विष होता है, अपने फेफड़ों में भरते हैं, इससे हमें मतली आती है। निकोटीन तो विष होता है। विष जब धुएं के साथ आपके शरीर में प्रवेश करेगा तो आपकी क्या गति होगी? निकोटीन से मतली आकर नहीं रह जाती, वरन सिगरेट पीने से पैरों में लड़खड़ाहट आती है, पैरों की शक्ति क्षीण होती है और कानों में बहरापन पैदा होता है। निकोटीन से हमारी घ्राण शक्ति, गंध और दुर्गंध कमजोर हो जाती है। सिगरेट के धुएं के बराबर नाक के द्वारा बाहर निकालने के कारण नाक के पतले पर्दों पर बड़ा बुरा प्रभाव पड़ता है। नाक का स्वाभाविक कार्य सुगंध दुर्गंध को महसूस करने की शक्ति मंद पड़ जाती है। आंखों की ज्योति पर भी निकोटीन के विष का अत्यंत बुरा प्रभाव पड़ता है। धूम्रपान करने वालों की पाचन क्रिया प्रायः बिगड़ जाती है और वह कब्ज एवं अपच की बीमारी का शिकार हो जाते हैं। निकोटीन से ब्लड प्रेशर, रक्त भार बढ़ता है। रक्त नलियों में रक्त का स्वाभाविक संचार मंद पड़ जाता है और त्वचा सुन्न जैसी होने लगती है। धूम्रपान करने वालों को आपने बहुधा रात दिन खांसते और हर जगह थूक खखार गिराते देखा होगा। इसका अर्थ यह हुआ कि निकोटीन का धुआं जीर्ण खांसी का रोग पैदा कर देता है। खांसी का रोग बढ़ता बढ़ता दमा, श्वास और तपेदिक का रूप धारण कर लेता है। वैज्ञानिकों ने यह सिद्ध कर दिया है कि जो व्यक्ति 10 सिगरेट प्रतिदिन पीता है वह 8 क्वार्ट वर्क स्फोट का कोलतार अपने पेट में पहुंचा लेता है, जो स्वास्थ्य के लिए अत्यंत हानिकारक द्रव्य होता है। जो नारियां धूम्रपान करती हैं वे न केवल अपने स्वास्थ्य को ही नष्ट करती हैं, वरन अपने संतानों के भविष्य और स्वास्थ्य को नष्ट कर देती हैं। गर्भवती स्त्री यदि धूम्रपान करती है तो उसके गर्भ के बालक की नलियों में भी सिगरेट के धुएं का निकोटीन, कोलतार, आर्सेनिक और कोयले की गैस पहुंचती है, जिससे बालक के जन्म के समय प्रसूता को तो अधिक कष्ट होता ही है, नवजात शिशु भी अस्वस्थ पैदा होता है और अल्पायु में ही उसकी मृत्यु का भय बना रहता है। जीवित रहने पर पेट की अनेक बीमारियों में जकड़ा रहता है। वैज्ञानिकों ने चूहों को सिगरेट के धुएं के पास रखकर अनुसंधान किया और पाया कि उन चूहों की प्रजनन शक्ति क्षीण हो गई। उनकी मादाओं में बांझपन पैदा हुआ, गर्भपात हुए और कई तो इनमें से अंधे होकर थोड़े दिनों में मर गए। अक्सर लोग कहा करते हैं, हमें चाहे भोजन न दो, केवल चाय और सिगरेट दे दो, हम बराबर काम करते रहेंगे। हमने कुछ बौद्धिक काम करने वालों को देखा है कि वे गहन अध्ययन में तल्लीन होते हुए भी अपने सामने चाय का प्याला और सिगरेट का पैकेट रखते हैं। वे लोग अपने लिखने पढ़ने के कार्य में लगे रहते हुए भी बराबर गर्म चाय की चुस्की लेते रहते हैं और सिगरेट का धुआं अपने फेफड़ों में भरते रहते हैं। देखने वाले सोचते हैं यह व्यक्ति कितनी लगन वाला है कि चाय और सिगरेट के सहारे कितने सुंदर सुंदर लेख आदि लिख लेता है। उसे अपने भोजन की भी चिंता नहीं है, परंतु वास्तविक बात यह है कि चाय के घूंट और सिगरेट का धुआं उसके शरीर में पहुंचकर उसकी क्षुधा को मारते रहते हैं। निकोटीन इतना विषैला होता है कि यदि किसी स्वस्थ कुत्ते को 1 ग्रेन का 10वां भाग खिला दिया जाए तो वह कुत्ता कुछ ही क्षणों में मर जाएगा। इस प्रकार के प्रयोग वैज्ञानिक विशेषज्ञों ने बहुत से जानवरों पर किए हैं और शुद्ध निकोटीन जिन भी जानवरों को बहुत थोड़ी सी मात्रा में दिया गया वे सब मर गए। हाँ, जिसमें जितनी जीवनी शक्ति अधिक थी वह कुछ अधिक क्षण जीवित छटपटाया, मगर सब मर गए। जब 1 ग्रेन का 10वां 20वां भाग ही इतना तेज और प्राणघातक विष होता है, तब जो लोग बराबर किसी भी प्रकार से तंबाकू खा, सूंघ कर अथवा सिगरेट बीड़ी के धुएं के माध्यम से इस विष को अपने अंगों में भरते रहते हैं, उनके स्वास्थ्य की रक्षा भगवान ही करता है। 1 पौंड तंबाकू में
337 ग्रेन निकोटीन का जहर होता है। हमें प्यास लगती है तो हम पानी पीते हैं, हमें भूख लगती है और हम भोजन करते हैं। परंतु क्या कभी कोई व्यक्ति बता पाया है कि धूम्रपान करने के लिए उसे भूख लगी थी या प्यास? सही बात यह है, धूम्रपान न प्यास की पूर्ति करता है और न भूख की। वह तो केवल मन की भड़ास मिटाता है। जब धूम्रपान की लत लग जाती है, उस लत की पूर्ति मात्र करता है। जैसे किसी किसी व्यक्ति को साधारण बोलचाल में गाली के शब्दों का उच्चारण करने की आदत पड़ जाती है। कुछ लोग बैठे बैठे पैर हिलाते रहते हैं, आंख मटकाते हैं, किसी चीज को अपनी उंगलियों में नचाते रहते हैं। छोटे बालक बैठे बैठे अपने पास की वस्तुओं पर खिलौनों को तोड़ने अथवा किताबों और अखबारों को फाड़ने में आनंद लेते हैं। जहां धूम्रपान किया जाता है, उन कमरों में अक्सर घुटन पैदा हो जाती है। वहां ऑक्सीजन के बजाय धुएं का कार्बन भर जाता है और कभी जली सिगरेट के शोले गिर जाने पर समस्त दफ्तर के कागज पत्र ही आग की भेंट चढ़ जाते हैं। यही कारण है कि सेना के किसी भी दफ्तर में कोई भी व्यक्ति सिगरेट बीड़ी नहीं पी सकता और न तंबाकू आदि ही खा सकता है। यह नियम सिविल ऑफिसों के लिए भी है, परंतु इनमें इनका पालन कराने वाले ऑफिसर लोग प्रायः कर्तव्य का पालन नहीं करते हैं। यहाँ तक कि बैंकों के खजानों और सरकारी खजानों में लोग नोट गिनते हुए भी सिगरेट पीते रहते हैं। सरकारी अफसरों का कर्तव्य है कि वे कार्यालयों में धूम्रपान न होने दें और इस नियम को तोड़ने वालों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करें। जहां 4 धूम्रपानी इकट्ठे हों और उनके साथ कोई न कोई पीने वाला भी साथ पड़ जाए, तो फिर देखिए वे धूम्रपान के संबंध में कैसे कैसे लेक्चर छाड़ते हैं। कोई कहता है कि मुझे कब्ज रहता था, जब से सिगरेट शुरू की है कब्ज भाग गया है। कोई कहता है मेरे दांतों में पायरिया था, दाढ़ों में कीड़ा लग गया था, जब से सिगरेट पीना शुरू किया है दांतों की सब पीड़ा दूर हो गई है। धूम्रपान न करने वाले को बुद्धू, डरपोक, लोभी, कंजूस, असभ्य आदि शब्दों से तो प्रायः ये धूम्रपान करने वाले मनचले लोग संबोधित किया ही करते हैं। धूम्रपान करने वाला व्यक्ति ही मूर्ख, बुद्धू, फिजूल खर्ची करने वाला होता है, जो धूम्रपान करके अपने स्वास्थ्य और पैसे की हर समय होली जलाता रहता है। बीड़ी सिगरेट का धूम्रपान आज हमारे स्वास्थ्य को चौपट कर रहे हैं, परंतु हम इतने मूर्ख हो गए हैं कि इन वस्तुओं के बिना हमारा काम चलता ही नहीं। बीड़ी और सिगरेट की कंपनियां आज भी लाखों करोड़ों रुपया प्रतिवर्ष अपनी बीड़ी सिगरेटों के विज्ञापन पर व्यय करती हैं। लोगों को तरह तरह से अपनी बीड़ी सिगरेट की, तंबाकू की तारीफ करके फुसलाते हैं। अखबारों में, पत्रिकाओं में, हल्की कहानी, उपन्यासों की पुस्तकों तक में बीड़ी सिगरेट के विज्ञापन भरे पड़े रहते हैं। बड़ी दीवारों पर जगह जगह बीड़ी सिगरेट के विज्ञापन लिखाए जाते हैं। बड़े बड़े साइन बोर्ड चौराहों पर गाड़े जाते हैं। बस स्टैंडों, रेलवे स्टेशनों, होटलों, सिनेमा और नाच घरों तक में हर जगह बीड़ी सिगरेट के विज्ञापन लगे रहते हैं। हर बीड़ी सिगरेट कंपनी अपनी मोटरों पर विज्ञापन लिखाकर उन्हें नगर नगर, गांव गांव घुमाती है और उनके नौकर मुफ्त में लोगों को बीड़ी सिगरेट पिलाते ही नहीं है, वरन 2-2, 4-4 मुफ्त में भी दे जाते हैं। आजकल मुफ्त में तो लोग मौत को भी नहीं छोड़ना चाहते, फिर भला बीड़ी सिगरेट के विष को ही क्यों छोड़े, चाहे पीते हो या नहीं। न पीने वाले, जिनमें अधिक संख्या गरीब, मजदूर व किसानों की होती है तथा छोटे लड़कों की होती है, वे मुफ्त में बीड़ी सिगरेट लेने के लिए मक्खियों की तरह बांटने वालों पर टूटते हैं, और जो नहीं पीते हैं वे भी मुफ्त की बीड़ी सिगरेट पाकर उसके धुएं के कश खींचने का प्रयास करते हैं। इस प्रकार धूम्रपान की सत्यानाशी आदत के शिकार होकर अपने स्वास्थ्य और खून पसीने की कमाई के पैसे की बर्बादी करते हैं।